हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख सके। दूसरे की मजबूरी को अपने मफाद के तराजू में रखकर तोलते हैं और मजबूर इंसान अपनी मजबूरी के आगे अपना सब कुछ हार देता है। खुदगर्ज लोग अपनी खुदगर्जी में कीमती जानों के ज़िया तक से बाज नहीं आते और बाज़ औक़ात तो रुपए पैसे के लालच में सगे रिश्तों की मौत के दलदल में बेरहमी से धक्का दे देते हैं। मैं घर में दाखिल हुआ तो भाई और भाभी सर जोड़कर बैठे थे, जैसे किसी निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू चल रही हो। मुझे देखकर भाई तो किसियाने होकर हंस दिए और भाभी कुछ खामोश हो गई। मुझे उनका ये मोहतात अंदाज अजीब सा लगने लगा। कहने को भाई बड़े थे लेकिन मुझसे थोड़ा डरते थे, दबकर रहते थे। मैं गुस्से का तेज था और यही वजह थी कि भाई मेरे आगे ज्यादा कुछ कहते भी नहीं थे, मेरी बात को खामोशी से सुन लिया करते थे। मैंने उन दोनों को इस तरह बैठे देखा तो भाभी से पूछा, क्या बात है, कोई मसला है या फिर किसी बात को लेकर सोच विचार हो रही है? इस तरह क्यों सर जोड़कर बैठे हैं? पहले तो भाभी जरा हिचकिचाई, फिर कहने लगी, अपनी अंजू के लिए रिश्ता आया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बड़ा घराना है, अपनी अंजू वहाँ बहुत खुश भी रहेगी, इसे वहाँ किसी भी किस्म की कोई तंगी नहीं होगी। तो इसके लिए हम यही बात कर रहे हैं कि अंजू की शादी कर देनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता है तो इनकार करना नहीं बनता। मुकद्दर से मिलते हैं इतने अच्छे रिश्ते। भाभी की बात सुनकर मैं 2 फुट उछला था। अंजू सिर्फ 15 साल की थी और अभी पढ़ाई कर रही थी, अभी इसकी शादी की उम्र तो नहीं थी। ये भाई भाभी को अचानक इसकी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अभी तो इसकी शादी में बहुत वक्त पड़ा था, अभी से इन्हें इस बात की फिक्र क्यों लग गई थी? मैंने गुस्से से भाई को देखा और कहा, अंजू कौन सा बोझ है जो आप इतनी कम उम्र में उसे ब्याहने का सोच रहे हैं? अभी तो वो पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई तो मुकम्मल हो लेने दें, इतनी क्या जल्दी पड़ गई है? मेरी बात सुनकर भाई ने तो कोई जवाब नहीं दिया, वो तो खामोशी इख्तियार कर गए। अलबत्ता भाभी तनक कर बोली और कहने लगी, अंजू हमारी बेटी है और हम जो चाहें इसके हक में फैसला कर सकते हैं, और हमारी बेटी बोझ नहीं है हम पर। कह तो दिया, खानदान बड़ा है, अमीर लोग हैं, फिर रिश्ता करने में क्या मसला है? ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आया करते। एक बार इनकार किया तो सालों इंतजार करना पड़ता है, और आज नहीं तो कल अंजू की शादी तो करनी ही है। अभी भी क्यों नहीं? वैसे भी अब वो जवान हो गई है, भले बुरे की समझ रखती है, घर बार भी संभाल सकती है। भाभी की बात सुनकर मैंने चौंक कर उन्हें देखा। भाभी को तो पता नहीं किस एंगल से जवान लग रही थी वो। शायद किसी खास वजह से भाभी उसे जवान कह रही थी, लेकिन मेरी नजर में तो अभी भी वो बच्ची ही थी। बिल्कुल दुबली पतली धान पान सी लड़की थी हमारी अंजू। ना ही सेहत कुछ ज्यादा अच्छी थी और ना ही अभी उसकी तालीम मुकम्मल हुई थी। ऐसे में उसकी शादी का सोचना सरासर जुल्म ही तो था। भाई भाभी को पता नहीं क्या हो गया था जो अभी से उसको रुखसत करने का सोच रहे थे। मैंने भाभी को समझाया, अभी वक्त है बहुत, इतनी जल्दी मत करें, मैं खुद अंजू के लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा और अच्छी जगह से उसकी शादी होगी। लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन ये उम्र सही नहीं है। 15 साल की लड़की को समझ बूझ नहीं होती इतनी, वो क्या घर गृहस्थी संभालेगी? अभी उसे पढ़ने दे, ये उम्र उसकी पढ़ाई लिखाई की है। मेरी बात सुनकर भाभी जलकर कहने लगी, तुम तो चाहते ही नहीं हो अंजू की शादी हो, खर्चा जो तुम्हें उठाना पड़ेगा, तुम्हें तो एतराज होगा ही। लेकिन याद रखना, मैं इसका रिश्ता करके रहूंगी, इनकार नहीं करूंगी इन लोगों को। मेरी बेटी बहुत लायक फायक है, घर के सारे काम भी आते हैं और घर गृहस्थी भी आती है, बची नहीं है। तुम्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं इतना बेहतर होता है। मैं मानती हूँ कि घर का खर्चा तुम चलाते हो, लेकिन हमारे बच्चों के फैसले हम खुद करेंगे। तुम इस सब में अपनी राय अपने पास ही रखो। भाभी ने दो टोक अंदाज में मुझसे बात की थी। भाई तो सर झुकाए ही बैठे थे। मैंने गुस्से से भाभी की तरफ देखा, लेकिन खामोश रहा। जबरदस्ती इन पर अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकता था। अंजू इनकी बेटी थी और वाकई ये फैसला करना उनका हक था। मैं राय दही का इख्तियार न रखता था, लेकिन मैंने अंजू के साथ इतनी ज्यादती होते भी देख नहीं सकता था। ये सरासर ज्यादती थी। भाभी उठकर अपने कमरे में चली गई तो मैंने भाभी को जाते देखकर भाई को समझाने की कोशिश की कि आपकी एक ही तो बेटी है और वो भी इतनी छोटी है, दुनियादारी की पूरी समझ भी नहीं है, इतनी जल्दी रुखसत करने की क्या जरूरत पड़ गई? कितने लोग ही अच्छे क्यों ना हो, हमारी बच्ची तो अभी शादी के काबिल नहीं है ना, पढ़ाई मुकम्मल करने दे उसे। इतनी कम उम्र में शादी करेंगे तो आगे बहुत मसले मसाइल होंगे, उसे किसी मुश्किल में ना डालें। भाई ने एक सरसरी निगाह मुझ पर डाली और कहने लगे, ये तुम्हारी भाभी का फैसला है, लड़का तुम्हारी भाभी के जानने वालों में से है, मैं कुछ नहीं कह सकता, वो फैसला ले चुकी है। जब भाई भाभी को ही कोई एतराज नहीं था तो मैं कितना भी हंगामा करता क्या फर्क पड़ता? फैसला तो वही कर चुके थे। थोड़ी देर बाद भाई भी अपने कमरे में चले गए और मैं सोफे पर बैठा ही रह गया। अंजू कुछ किताबें उठाकर रियाजी के सवाल हल करवाने मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या इस रिश्ते के बारे में इल्म है। उसने शर्माकर सरहा में हिला दिया और मुझे उसकी नादानी पर अफसोस हुआ। ना समझी में ही वो इस रिश्ते के लिए राजी थी, वो इस शादी पर खुश थी, क्योंकि उसकी उम्र ही ऐसी थी। सोचने की जरूरत तो उसके माँ बाप को थी, जो कि सोचना ही नहीं चाहते थे। इतना समझाने पर भी वो अपने फैसले पर कायम थे। अगले दिन भी मैंने अपनी ही कोशिश की थी और भाभी को समझाना चाहा, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। वो तो गोया कुछ समझना ही नहीं चाहती थी और मेरी मर्जी के बगैर ही उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मैं भी खामोश होकर बैठ गया था।
क्योंकि जितना मैं कर सकता था मैं कर चुका था। और फिर भाभी ने शादी की भी जल्दी मचाई हुई थी। न जाने भाभी को किस बात की जल्दी थी। हथेली पर सरसों जमाई बैठी थी। हफ्ते भर बाद की शादी की तारीख दे आई थी और मैं सर पकड़कर रह गया था। ढेर सारी तैयारियां करनी थी और खर्चा भी मुझे ही उठाना था। भाई तो काम काज करते ही नहीं थे। मैंने जैसे तैसे करके पैसे जोड़े और भाभी के हवाले कर दिए। और फिर शादी का दिन आ गया। शादी के दिन मेरे रहे सहे होश भी ठिकाने आ गए। जब मेरी पहली नजर दुल्हा पर पड़ी तो मुझे लगा शायद कोई गलतफहमी मुझे हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तकरीबन कोई 70-80 साल का बूढ़ा था जो गले में हार डाले शामियाने में दाखिल हुआ था और मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। इतनी ज्यादा उम्र का दूल्हा। पहले तो मैं इस दूल्हे का बाप या दादा ही समझा था। दूल्हा मानने से ही इनकारी था इसे। लेकिन जब मेरे भाई ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और उसकी आवभगत करने लगे तब मुझे समझ आया कि यही दूल्हा है। और इस वक्त मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने भाई को समझाना चाहा ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं। मैंने भाई को इशारे से एक कोने में बुलाया और कहा कि ये क्या पागलपन है? कौन अपनी जवान बेटी को ऐसे बुढ़े के हवाले करता है? बूढ़ा भी 80 साल का। दिमाग तो नहीं चल गया? अपनी मासूम कम उम्र बच्ची को इस बूढ़े के सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिश्ता कहाँ से मिल गया आप लोगों को? और वो भी अंजू के लिए। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है वो लोग भाभी के दूर परे के रिश्तेदार भी नहीं थे। मेरी भाभी के जितने भी जानने वाले थे मैं उन सबको अच्छी तरह से जानता था, पहचानता था। और ये सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई ने सच्ची बात नहीं की थी। 15 साल की लड़की की शादी एक 80 साल के बूढ़े के साथ किस तरह हो सकती है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी और भाई भाभी बड़ी गर्मजोशी से उनके इस्तकबाल में लगे थे। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मैंने गुस्से से अपने भाई से कहा कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि अंजू का रिश्ता इतने बूढ़े शख्स के साथ तय किया गया है? और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने इतनी कम और खूबसूरत उम्र की लड़की को शादी तय कर दी, वो भी एक 80 साल के बूढ़े के साथ? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा गुस्सा आसमान पर था। भाई कुछ देर तो खामोश हो गए और फिर कहने लगे, इसने शादी पर हमें बहुत सारा पैसा दिया है और ये मुझे नया कारोबार भी शुरू करवा कर देगा। मेरा कारोबार सेट करवा देगा। बहुत पैसा वाला आदमी है। अपने अंजू का मुस्तकबिल संवर जाएगा, खुश रहेगी। फिर ये कुछ ही दिनों की मेहमान है, ये इस दुनिया से चला जाएगा तो इसकी सारी जायदाद भी अंजू की हो जाएगी। हमारी इकलौती बेटी राज करेगी, उसे सारी जिंदगी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपने भाई के ख्यालात जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाई के पैसे की लालच में इस कदर अंधे हो सकते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी एक 80 साल के बूढ़े से कर देंगे और उन्हें कोई मलाल भी ना होगा। लेकिन भाभी भी, वो तो माँ थी, उन्हें क्या हुआ था? वो तो इस शादी पर भाई से भी ज्यादा खुश थी। क्या उनकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बन गई थी जिसने उन्हें बिल्कुल ही अंधा कर दिया था? मैं अफसोस से इस सारे मंजर को देख रहा था जहां हर कोई शादी की खुशी में खुश था। कोई इस नुक्ते पर भी सोच नहीं रहा था कि कितना बेजोड़ रिश्ता है, कितना जालिम और जुल्म हो रहा है एक मासूम लड़की पर। वो वहां मुझे अपनी भतीजी की किस्मत पर अफसोस हो रहा था। दुख हो रहा था कि उसकी किस्मत का फैसला कितने गलत अंदाज में किया गया था। ये अंजू के साथ खुली ज्यादती थी। सरासर ज्यादती हो रही थी उसके साथ। और अभी वो इतनी नादान है कि इस फैसले की हकीकत से वाकिफ ही नहीं है। वो तो बस इस बात को सुनकर ही खुश है कि उसकी शादी हो रही है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होने जा रही थी अंजू के साथ और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका था। उसके वालिदैन की मर्जी के बरखिलाफ तो जा ही नहीं सकता था और ना ही मेरे हक में ये रखता था। और मैंने एक फैसला किया और अंजू के कमरे में गया। उसकी सहेलियां वहां मौजूद थी। मैंने सबको बाहर भेज दिया और तन्हाई मिलते ही उससे कहा कि शादी के लिए इनकार कर दे, इस शादी के लिए रजामंद ना हो और अपने वालिदैन से कह दे कि वो शादी ये करना नहीं चाहती। पहले तो वो सिटपटा गई, फिर पूछने लगी, चाचा क्या हुआ है? आप इस वक्त आकर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं इस शादी के लिए इनकार कैसे करूं और क्यों करूं? तो मैंने उसे बताया कि इस शादी की एक 80 साल बूढ़े से हो रही है जो बिल्कुल उसके लायक नहीं है। ये एक बेजोड़ रिश्ता है, वो खुश नहीं रह सकेगी। कुछ देर तो वो खामोश रही। मैं उसके जवाब का मुंतजर था और फिर अंजू कहने लगी, मुझे ये बात पहले से ही मालूम थी। मैं ये सब जानती हूँ। अम्मा ने मुझे बता दिया है कि दूल्हे की उम्र के बारे में। अम्मा ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था और मैंने रजामंदी दे दी थी। इस बात को सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वो ये सब जानती थी? मैंने गुस्से में पूछा। फिर तुमने इनकार क्यों ना किया? तुम कैसे एक 80 साल के बूढ़े से शादी के लिए रजामंद हो सकती हो? उनसे कहा क्यों नहीं कि वो जुल्म ये तुम पर ना करें? अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। वो कहने लगी, अम्मा की मर्जी है, वो मेरी शादी यही करवाना चाहती हैं। मेरी कहाँ कौन सुनता है? उसे तो बस फैसला सुना दिया गया था और उसने अपने माँ बाप के हुक्म के आगे चुपचाप सर झुका दिया था। इससे पहले कि मैं उसे किसी की बात के लिए मजबूर करता, मेरी भाभी वहां चली आई और मुझे देखकर कहने लगी, तुम हमारी खुशियों में रंग में भंग ना लो। बिला वजह मेरी बेटी को फजूल बातों पर न उकसाओ। अपने काम से काम रखो तो बेहतर है। उसे शादी पर कोई एतराज नहीं है और ये शादी हम सबके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। कब तक हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलते रहेंगे और तुम्हारे तसल्लुत को बर्दाश्त करते रहेंगे? हम कहीं तो ये नहीं चाहते ना कि तुम हमेशा हमारे एहसानों तले दबे रहें, तुम्हारे सामने सर ना उठा सके। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। भाई अपनी मर्जी से नकारा थे, कामकाज छोड़कर घर बैठे थे। इसमें मेरा क्या कसूर था? लेकिन कसूर तो अंजू का भी नहीं था। उस पर यह जुल्म क्यों किया जा रहा था? मेरी सब कोशिशें रायगा गई और मेरे सामने ही इस बुढ़े विक्रम की शादी अंजू से हो गई। मैं अंजू के लिए कुछ ना कर सका था।
ये सब देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था और फिर हमारी अंजू रुखसत होकर चली गई। हमारी भाभी तो कीमती तोहफे के लिए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं सारे घर में बेसुकूनी से टहल रहा था। मेरा दिल अंजू के मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। नींद मेरी आंखों से दूर थी। दिल बैठा जा रहा था। जो कुछ भी हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। पहले मैं सिर्फ कम उम्री की शादी के खिलाफ था, लेकिन विक्रम को देखने के बाद तो मुझे ये बेजोड़ किसी किस्म पे शादी समझ नहीं आ रही थी। अंजू कैसे इस 80 साल के बूढ़े के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर सकती थी। अंजू को मैंने अपनी गोद में खिलाया था, अपने बच्चों की तरह उससे मोहब्बत की थी। एक वक्त था जब मैं शादीशुदा था और मेरी भी एक बेटी हुई थी, लेकिन डिलीवरी के दौरान ही मेरी बीवी और बेटी दोनों का इंतकाल हो गया था। जब से मैं तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। मेरे लिए भाई भाभी और अंजू ही मेरी फैमिली थे। अंजू को मैंने अपनी बेटी की जगह दी थी, इसीलिए शायद आज उसका दर्द भी मैं महसूस कर सकता था। और भाई भाभी को ये दर्द इसलिए महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ खोने का गम नहीं उठाया था। उन्होंने अपने को खो देने का दर्द बर्दाश्त नहीं किया था। आधी रात ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। अंजू के मुस्तकबिल के बारे में सोचते सोचते ही मुझे नींद लग गई और फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी जान ही निकल गई। भाभी की चीखों से सारा घर गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आ गई हो। मैं जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागा तो भाभी सहन में बैठी अपने सीने पर पत्थर मार रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो मुझे ही कोसने लगी, बुरा भला कहने लगी और बद्दुआएं देते हुए कहने लगी, तेरी ही बुरी नजर हमारी खुशियों को खा गई है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही उसका जिम्मेदार है, सबका। तू ही है जिसे शादी पर बड़ा एतराज था। तू नहीं चाहता था कि मेरी अंजू किसी बड़े घर में जाए, तो इसकी शादी नहीं होने देना चाहता था ना तू। ले देख ले, तेरी सारी बद्दुआएं कबूल हो गई। मेरी बेटी बसने से पहले ही उजड़ गई। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने परेशानी से पूछा, भाभी बताएं तो सही क्या हुआ है? क्या अंजू वापस आ गई है? तो भाभी ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन भाई जो घर के अंदर दाखिल हो रहे थे उनके हाथ पांव लरज रहे थे। मैंने जल्दी से उन्हें पकड़कर बिठाया तो वो रोते हुए कहने लगे, सुभाष अपनी अंजू इस दुनिया में नहीं रही है। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई है। कल रात हमने उसे खुशी खुशी रुखसत किया था और सुबह खबर मिली है कि वो रात को ही मर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई है। ये सुनना था कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरत से कभी भाई को देखता तो कभी भाभी को। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। माना कि बेजोड़ शादी थी, लेकिन अंजू मर जाएगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगा भाई भाभी को गलत फहमी हो गई है। मैंने भाई से कहा, अंजू का ससुराल कहाँ है? मुझे बताएं, मैं जाकर मामलात देखता हूँ। भाई कहने लगे, हम भी साथ चलेंगे। मैं भाई और भाभी के अंजू के ससुराल की तरफ रवाना हुए। एक बहुत सी बड़ी कोठी के आगे गाड़ी रुकी थी और हमने देखा कि वहां बिल्कुल सन्नाटा था। लग ही नहीं रहा था कि मौत का घर है। चौकीदार ने हमें अंदर दाखिल होने से नहीं रोका था। हम अंदर गए तो हर तरफ खामोशी थी। एक नौकर जाकर विक्रम को बुला लाया था। वो आकर हमारे सामने बैठा और कहने लगा, पता नहीं कैसी बीमार बेटी मेरे पल्ले कर बांध दी थी आप लोगों ने। रात को कुछ ही देर कमरे में ठीक रही और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी तबीयत ना संभल सकी और वो इस दुनिया से चली गई। विक्रम के इतने पुरसुकून अंदाज में ये बात करने पर जैसे उसकी बीवी नहीं वो, बल्कि कोई चोटी मरी हो जिसे उसका कोई दुख ना हो। ना ही विक्रम के चेहरे पर गम के तासुरात थे और ना ही उसके घर और घर वालों को देखकर लग रहा था कि यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं कभी विक्रम की शक्ल देखता तो कभी वहां मौजूद मुलाजिमीन की। सबके चेहरे बिल्कुल स्पॉट थे। मैंने गुस्से से पूछा कि तुम अंजू को अस्पताल नहीं लेकर गए थे? आखिर उसे हुआ क्या था? वो कहने लगा, अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आई। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो देखते ही देखते मर गई। उसका इलाज करवाने की भी मोहलत नहीं मिली। अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप लोगों का कसूर है कि आपने अपनी ऐसी बीमार बेटी हमारे हवाले कर दी। विक्रम की बात सुनकर भाभी चीखने लगी कि मेरी बच्ची कोई बीमार नहीं थी। मैंने तो सेहतमंद बेटी को तो रुखसत किया था। आखिर ऐसे क्या हो गया कि वो अचानक ही एक रात में मर गई? लेकिन विक्रम ने कंधे उचका दिए, कहने लगा, आपके छुपाने से कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी को कोई बहुत बड़ी बीमारी थी और इसी वजह से उसका इंतकाल हुआ है। आप लोगों ने हमसे गलत बयानी की है। उसने अपने मुलाजिम से कहकर एक रिपोर्ट मंगवाई जो डेथ सर्टिफिकेट था। उसने रात में डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था और हैरत की बात यह थी कि उस पर लिखा था कि अंजू को कोई जहनी बीमारी थी जिसकी वजह से उसे दिमागी झटका लगा और वो इंतकाल कर गई। अब तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में खटकने लगा था। एक बूढ़ा आदमी जिसने इतनी जवान लड़की से शादी की थी, मेरे भाई भाभी को ढेरों पैसा दिया था, एक ही रात में उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और उसने डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। वाकई कुछ गलत हो रहा था। कुछ तो था जो छुपाया जा रहा था। हमने उससे अंजू के बारे में पूछा तो उसने मुलाजिमीन से कहकर चादर में लिपटी डेड बॉडी को इस तरह मंगवाया कि मेरी जान निकल गई। मुलाजिमीन ने चारों कोनों से चादर पकड़ रखी थी और बीच में अंजू की बॉडी थी। और फिर उसने इससे भी ज्यादा अनोखी बात कही कि सारा इंतजाम हो गया है, हमारे घर पे पीछे ही शमशान घाट है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस फौरन ही वहां ले जाकर जला देते हैं, देर नहीं करनी चाहिए। भाई भाभी तो अंजू की लाश को देखकर दीवाने हो चुके थे। वो दोनों अंजू के पास जा बैठे थे, लेकिन मैं अपने होशो हवास में रहा। मैंने उससे कहा कि हमारे रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, सबको इतला करनी होगी, सब लोग शरीक होंगे, फिर ही अंजू की आखिरी रस्मात अदा होंगी। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल डेड बॉडी यही रहने दे। ये सुनकर विक्रम गुस्से में आकर कहने लगा, अंजू मेरी बीवी है और मैं इस पर हक रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 1000 लोगों को जमा करूं और आकर वो हमारे दुख में इजाफा करे। मैं खामोशी से अंजू को रुखसत करना चाहता हूँ। मैंने शोर शराबा करना शुरू किया तो वो गुस्से में मेरे भाई से कहने लगा कि मैं अंजू के बदले में आपको बड़ी रकम दूंगा।
आपकी बेटी तो एक रात में ही मेरा साथ निभा नहीं सकी और अब आप लोग मेरे ही घर में आकर शोर मचा रहे हैं, मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं। वो सारा पैसा मुझे वापस कर दें और अपनी बेटी की बर्थडे ले जाए। ये सुनना था कि भाई परेशान हुए, कहने लगे कि ये वो पैसा तो मैंने कारोबार में लगा भी दिया है। विक्रम ने साफ हाथ जोड़ खड़े कर दिए और कहने लगा कि मुझे मेरा पैसा दें और अंजू की बॉडी ले जाएं, तो उसे मेरे घर के पीछे ही शमशान घाट में जला दिया जाए, ज्यादा लोगों को शरीक नहीं किया जाएगा। भाई की इस बात पर राजी हो गए और भाभी को भी एतराज ना हुआ। बेटी से तो वो हाथ धो बैठे थे, अब पैसा वापस नहीं करना चाहते थे। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं अंजू की डेड बॉडी को ले जाना चाहता था, उसका चेकअप करवाना चाहता था। मुझे यकीन था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जब उसके माँ बाप को कोई एतराज नहीं हो रहा था तो फिर मैं कैसे कुछ कह सकता था। मैंने अपने होंठों पर कफन लगा लिया था और फिर भाई भाभी और उस विक्रम ने अंजू को शमशान घाट ले जाकर उसकी आखिरी रस्मात खुद ही अदा कर दी थी। हम घर वापस लौट आए थे। रिश्तेदारों में जिस किसी को भी खबर मिली ये वो हमारे घर चला आया। जो भी आता वो अंजू की इस मौत पर हैरान होता और भाभी को सब्र और दिलासा देता, लेकिन मेरी बाकी सब भी इस मौत पर बहुत हैरान थे। यकीन तो भाई और भाभी को भी नहीं हुआ था और एक रात में अंजू को ऐसा क्या हो गया था जो मौत वाकया हो गई, लेकिन पैसे ने उनका मुंह बंद करवा दिया था। अंजू का चेहरा मेरे दिमाग से जाता ही नहीं था। अब तो मेरा काम में भी दिल नहीं लगता था। हर वक्त मैं यही सोचता था कि पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या हुआ है। और फिर एक दिन मेरे दोस्त की शादी थी, वो दावत देने आया तो जबरदस्ती करने लगा कि शादी में जरूर शरीक होना। मेरा किसी भी शादी में शिरकत करने का दिल नहीं करता था। मेरे लिए दोस्त को इनकार करना भी नहीं मुनासिब था। कुछ देर बैठकर वो मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तेरा रिश्ता कहाँ हुआ है, तो उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक लड़की की तस्वीर मुझे दिखाकर कहने लगा कि मेरा रिश्ता इस लड़की से हुआ है। बहुत ही अमीर बाप की बेटी है। मेरी माँ ने दौलत देखकर ही रिश्ता किया है, वरना ये भी इस काबिल नहीं है कि इसकी शादी हो सके। मैंने हैरत से पूछा कि क्यों, ऐसी भी क्या बात है। वो लड़की मुझे बिल्कुल अंजू जैसी लगी थी। उसकी उम्र भी अंजू के बराबर ही थी। वही ढील ढोल, वही कदो कामत। मेरा दोस्त अक्षय हंसा और कहने लगा, यार अभी कुछ दिनों पहले ही इसका ऑपरेशन हुआ और इसके बाद अब ये जाकर थोड़ी बेहतर हुई है। ऐसे में शादी करना कुछ मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अम्मा का कहना है इतनी दौलतमंद लड़की ही फिर नहीं मिलेगी और फिर रुखसती में ढेर सारा पैसा भी मिल रहा है। तुझे तो मालूम है कि मैं डॉक्टर अभिलाषा से मोहब्बत करता हूँ और इसीलिए इसकी दौलत समेटकर इसे छोड़ दूंगा और फिर अभिलाषा से शादी कर लूंगा। अक्षय की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। वो पैसे की खातिर एक जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था। कुछ ऐसा ही तो हमारी अंजू के साथ भी हुआ था। मैंने उसे रोकना चाहा तो वो कहने लगा, इसका बाप भी उल्टे सीधे काम ही करता है और दादा भी ऐसा ही है, तो फिर इसकी जायदाद लूटने में क्या बुराई है। और फिर इसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान का झटका लगा। उसने बताया कि इस लड़की का लिवर ट्रांसप्लांट होना था और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए किसी जिंदा इंसान के लिवर चाहिए था। इसके दादा ने किसी मासूम सी लड़की से पैसों की एवज शादी की और एक रात में लिवर ट्रांसप्लांट करवाकर इस लड़की की मौत के घाट उतार दिया गया इसे। अक्षय कहने लगा कि वो लड़की इसी की हमउम्र थी, इतनी ही जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसके दादा ने अपनी पोती की जिंदगी बचाने के लिए इस लड़की पर रहम न खाया। तो मैं किस बात पर इस लड़की पर रहम करूं? ये लड़की भी सब कुछ जानती है। इसने भी अपने दादा को नहीं रोका, तो फिर इसके साथ भी वही सब कुछ होना चाहिए या नहीं? ये लोग बहुत ही खुदगर्ज हैं, अपने मफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इन्हें इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा तो कोई बुरी बात नहीं होगी। बहुत मुश्किल से मेरे मुंह से अल्फाज निकले थे। मैंने अक्षय से पूछा था कि उस लड़की के बाप का क्या नाम है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझे मेरी अंजू की कहानी सुना रहा हो, और फिर मेरा शक सही साबित हुआ। उसने उस लड़की के बाप का नहीं बल्कि दादा का नाम बताया। वो कहने लगा कि लड़की के बाप का तो मुझे पहले ही मर गया था। लड़की के दादा का बाप बनकर पाला है, उसका नाम विक्रम है। और फिर मैंने बाकी की मालूमात हासिल करनी शुरू की तो हर राज पर से पर्दा उठता ही चला गया। सब कुछ सामने आ गया। उस लड़की का दादा विक्रम ही था जिसने अपनी पोती की जिंदगी बचाने के लिए एक खिलौना खेल खेला था और हमारी अंजू को इस्तेमाल किया था। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उसे अपनी पोती की उम्र की कोई लड़की चाहिए थी जो सेहतमंद भी होती है और जिसके घर वाले भी ज्यादा शोर शराबा नहीं करते। इसलिए उसने हम जैसे गरीब लोगों का इंतखाब किया। वो जानता था कि मेरा भाई नकारा है, कामकाज नहीं करता, और इसीलिए वो भाई के साथ कुछ गलत बयानी क्यों करता। भाई उसके जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, और ऐसा ही हुआ। अंजू के बदले मिलने वाले पैसे से मेरे भाई ने कारोबार शुरू कर दिया था। इसीलिए वो किसी सूरत विक्रम को पैसे वापस नहीं कर सकते थे, और विक्रम ने इस बात का फायदा उठाकर रातों रात न सिर्फ अंजू को लिवर ट्रांसप्लांट किया था, बल्कि उस लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जबरदस्ती खामोशी से उसकी आखिरी रसूमात भी अदा करवा दी थी। मेरा दोस्त मुझे सारी हकीकत बता चुका था और बाकी की हकीकत मैंने मालूमात के जरिए जान ली थी। मेरा दिल बहुत अफसरदा था और भाई भाभी की लालच ने मासूम अंजू की जान ले ली थी। मैंने भाई और भाभी को भी सारा सच बता दिया था, मगर वो अब भी कुछ करने के काबिल नहीं थे। मेरा दोस्त इस लड़की से शादी कर चुका था और मैं जानता था कि ये शादी बस कुछ ही दिनों पर टिकी हुई है। विक्रम ने अपनी पोती की खुशियां दिलवाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन वो भी भूल गया था कि किसी की जान लेकर इंसान अपनी जिंदगी को आबाद नहीं कर सकता। आज ये कहानी मैं अपने भाई भाभी के कहने पर ही बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई चाहते हैं कि पैसों की लालच में आकर जो गलती उन्होंने की थी फिर दोबारा वो कोई गलती दोहराए नहीं, ताकि कोई अंजू अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठे। हंसने खेलने की उम्र में किसी विक्रम जैसे हाथों में लगकर जिंदगी से महरूम ना हो सके। मफाद परस्त लोगों के मफाद की भेंट ना चढ़ जाए।